नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और राजस्थान में अब चुनावी शोरगुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब विश्लेषण हो रहा है, हिसाब लगाया जा रहा है कि किसकी कितनी सीट। वरिष्ठ नेतागण इस कयास में हैं कि उन्हें मौत का एक बार फिर से कैसे मिले। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है वसुंधरा राजे। लेकिन इन दो चेहरों के बीच भी और नाम हैं जिनकी चर्चाएं लगातार हैं। राजस्थान की राजनीति में इस बार किसको मौका मिलेगा? कौन कुर्सी पर इस वक्त आने वाली सरकार की सत्ता जो है वो हासिल करेगा? बहुत कम समय बचा है, लेकिन मतदाताओं ने जिस परिपक्वता के साथ व्यवहार किया है इस मतदान में, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसलिए एक बार फिर से सभी प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने की। और उसके साथ ही एक और बड़ी बात कि मतदान का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है। कोई बहुत बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी मतदान का प्रतिशत जो है वो बहुत बड़ा है। हालांकि हर 100 में से 25 लोग अगर वोट नहीं देते हैं तो ये वाकई में सोचने वाली बात भी है, लेकिन उसके तमाम तर्क भी दिए जाते हैं। उन तर्कों के साथ ही हम लोकतंत्र की खूबसूरती को स्वीकार करते हुए चर्चा आज इस बात पर कर रहे हैं कि हर 100 में से 25 लोग जो वोट नहीं दे पाए, लेकिन 75 लोग जो वोट देने गए, वोट प्रतिशत जो है, जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसके क्या मायने होते हैं। एक तो सीधा सीधा कि जनता की सहभागिता बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हर सीट पर और उसके साथ साथ प्रदेश में ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इससे किसकी उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ गई है। पूरे प्रदेशवार अगले 1 घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमारे साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। उदयपुर से उग्रसेन राव हैं, शेखावाटी से राजेंद्र मधुकर हैं, मारवाड़ से संगीता परिक्रमा है और अजमेर से राजनीतिक विश्लेषक वेद माथुर जी हैं। जयपुर से राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी के दीपक मिश्रा, सुमित श्रीमल बीजेपी से और भीमराज जी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत भीमराज जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। भीमराज जी नजर नहीं आ रहे। भीमराज जी जुड़े तब तक हम सुमित श्रीमल आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी की उम्मीदें इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत से कितनी बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने हर बार आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और वास्तव में आप इस बार देखेंगे एक जनता में एक अलग ही उत्साह था। और बिल्कुल निश्चित रूप से ये राजस्थान की जनता में जो उत्साह था, ये इसका परिणाम जनता के सामने बिल्कुल 3 तारीख को आएगा। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार मैं भी कर रहा हूँ और जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो राजस्थान की जो दुर्दशा की है, चाहे से आप वो महिला अत्याचार में ले लीजिए, चाहे वो भ्रष्टाचार में ले लीजिए, चाहे से आप पेपर लीक को ले लीजिए, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान को 5 सालों में राजस्थान को उस धरातल पर लाके रख दिया है कि बिल्कुल इसकी जनता बिल्कुल इसका इंतजार ही कर रही थी कि राजस्थान में जब मतदान होंगे और वो हुए तो जनता वोट की चोट से इसका बिल्कुल परिणाम सामने आएंगे 3 तारीख को। और आप देख रहे हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं में एक अलग ही एक हर्षोल्लास की स्थिति देखने को मिल रही है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ठीक है, ये तो लगातार ही कह रहे हैं आप। आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। अब दीपक मिश्रा जी, ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत का वैसे तो सीट वार अलग अलग विश्लेषण होगा, क्योंकि हर सीट पे अलग कैलकुलेशन है। लेकिन एक जनरल जब हम बात करते हैं कि जब इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो किसके पक्ष में जाता है? दीपक मिश्रा जी। बिल्कुल, देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार के चुनाव के अंदर में बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया।
आम आदमी पार्टी ने भी इस बार के चुनाव के अंदर में अपने प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे और हमारा अनुभव भी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने राजस्थान के कई विधानसभाओं के अंदर में इस पूरे चुनाव प्रचार में मैं गया, लोगों का बड़ा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद वहां हमको प्राप्त हुआ। हमारे दिल्ली पंजाब के मॉडल को हम वहां लेकर गए, उन्होंने उनको सराहा भी, और वो अब कितना वोट प्रतिशत में हमारी तरफ तब्दील हो पाता है वो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ये जी, प्रतिशत 3 तारीख को पता चलेगा कितना प्रतिशत बढ़ पाता है, लेकिन बढ़ा हुआ आम आदमी के पक्ष में जाएगा, ये आपको लगता है। मारवाड़ बिल्कुल, चलते हैं। देखिए इस संगीता बार आम परिक्रमा आदमी जी, पार्टी को ये मारवाड़ वोटिंग में पोखरन में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है पूरे प्रदेश में। अगर हम देखते हैं पोखरन की सीट को, तो 87.79% पोखरन में जो मतदान का प्रतिशत है, उसके साथ साथ मारवाड़ की कुछ और सीट में हमने देखी, जैसे ओसिया में है 78% और सरदारपुरा में 65% है। सरदारपुरा में इतना कम प्रतिशत क्यों, संगीता जी? सरदारपुरा क्षेत्र में वोट कम हुआ है, 3% पिछले बार की तुलना में कम हुआ है। इसकी वजह शायद जोधपुर में शादियां बहुत ही एक ये वजह भी रही है। और जैसा कि ये है कि ट्रेंड पूरे प्रदेश में जैसे ट्रेंड बढ़ा है, और लोगों का ये मानना है कि, या राजनीति विशेषज्ञों के मानना है कि भी जो पिछले 4 चुनाव में जिस तरह से एक बार जिस बार भी वोटिंग बढ़ी है, तो बीजेपी आई है वहां पर उस बार। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एंटी वोटिंग नहीं करना चाह रहे होंगे लोग, तो इनकी सरकार के विरोध में नहीं करना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने नहीं कम वोटिंग की है। ये भी एक मतलब हो सकता है यहाँ पर। मगर जैसा कि आपने बताया पोखरन में ध्रुवीकरण हो गया, यानी दोनों वहां पर बहन प्रतापपुरी जी थे और दूसरी तरफ साले मोहम्मद थे, तो दोनों तरफ से जो वोटिंग हुई है, दोनों तरफ से हुई है। अब इसमें है कि पिछली बार भी साले मोहम्मद बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, तो दोनों ने अपनी ताकत लगाई है। दोनों ये ध्रुवीकरण जो हुआ, जिस तरह की लास्ट मोमेंट तक लंबी लाइनें लगी हुई थी दोनों ओर से, तो ये दोनों अब ये देखना होगा कि इस बार किसकी जीत होती है। तो वो दोनों ही मतदान का प्रतिशत अच्छा रहता है, लेकिन इस बार काफी अच्छा है। लेकिन सरदारपुरा में भीमराव जाखड़ जी, मुख्यमंत्री के इलाके में वोटिंग प्रतिशत कम होने का क्या मतलब है? मैडम, पहले तो मैं सॉरी फील करूंगा, मैं लेट हो गया, बट वोटिंग प्रतिशत का जहां तक सवाल है मैडम, जैसे अभी कह रहे थे शादियां वगैरह है, और भी कोई रीजन हो सकते हैं, और इसकी वजह से कई बार के वोटिंग प्रतिशत में, क्यों शादियों का बड़ा सीजन था, और इलेक्शन कमीशन में 2 दिन आगे बढ़ाया भी था डेट वोटिंग की, जैसे पहले 23 की, फिर इसको 25 किया गया, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वोटिंग प्रतिशत कई बार अप डाउन हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, इतनी सरलता से, इतना धीरे से आप इस बात का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का इलाका, प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ से संदेश जाता है, और मुख्यमंत्री के इलाके में वोटिंग प्रतिशत काफी कम होता है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में वहां के लोगों का विश्वास नहीं है, या फिर ठीक है मतलब? मैडम, मैंने आपको कहा ना, वोटिंग परसेंटेज कई बार अप डाउन हो जाता है, इससे कोई चुनाव पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, कि जो रिजल्ट आएगा उस पे। और जहां तक सवाल है कि कांग्रेस की भीमराज जी, आप जैसे प्रवक्ता से ये उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट पे उसका क्या प्रभाव आएगा, इसलिए वोटिंग परसेंटेज की चर्चा की जाए। यहाँ सिर्फ रिजल्ट मायने नहीं रखता है। वोटिंग परसेंटेज का मतलब है कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। अगर मुख्यमंत्री के इलाके के लोगों का पार्टिसिपेशन कम है, तो वो चर्चा का विषय है। लेकिन हम शेखावाटी चलते, राजेंद्र मधुकर जी हमारे साथ है। शेखावाटी से जो दिग्गज चेहरा है इस वक्त राजस्थान की राजनीति में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का, उनके यहाँ की वोटिंग परसेंटेज प्लस स्पीकर की टोटल जो 8 सीट है, उन पर 73% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो राजेंद्र मधुकर जी, ये किसके लिए प्लस होगा? निश्चित रूप से जब भी शेखावाटी में अधिक प्रतिशत होता है मतदान,
तो एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है। यानी कि कांग्रेस के विरुद्ध ये आंदोलन है। लेकिन एक तरफ ये भी कह सकते हैं, शेखावाटी में शुरुआती दौर में जहां एक तरफ गारंटी चल रही थी, बीजेपी कांग्रेस चल रही थी, चुनाव आते आते गारंटी तो बिल्कुल नहीं रही, बल्कि सब जातियों के धड़े यहां पर हो गए। जहां जाट है तो उनके सामने राजपूत वोट देंगे, जहां राजपूत लामपद है, जाट उनके विरोध में होंगे। इस तरह से जातियों के खेमे बट गए और यहाँ प्रतिष्ठा का एक सवाल हो गया, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे थे, तो कि चूंकि हॉट सीट है और पूरे राजस्थान की, पूरे भारतवर्ष की मीडिया की नजर उन पर है, उनके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि वो एक दिग्गज नेता के रूप में हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, संपूर्ण भाजपा की दृष्टि उन पर लगी हुई थी, तो यहाँ जी तोड़ मेहनत की गई है। और यहाँ तक कि जब से वो बीजेपी में आए तब से लेकर लगातार प्रबंधन बहुत कुशल किया, इसलिए ये रण बहुत ही दिलचस्प और रोचक हो गया। यहाँ दोनों पक्ष जो है उन्होंने बहुत ही उत्साहित थे कि अधिक मतदान करेंगे तो हम जीतेंगे, इसलिए यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जी, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ सत्ता पक्ष को लगता है मेरे पक्ष में, विपक्ष को लगता है मेरे पक्ष में। आपने कहा शेखावाटी में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, यानी कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा। वहीं वेद माथुर जी के पास चलते हैं। उग्रसेन राव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से, मेवाड़ से। मेवाड़ पर चर्चा करेंगे। अजमेर की स्थिति, अजमेर में वेद माथुर जी, वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, सीट वार अगर आप देखते हो तो किसको कितना नफा नुकसान देख रहे हैं आप, किसके प्लस जा रहे हैं? देखिए, आपने एक बात कही, कई लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी की, तो एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए स्थानीय विधायक बीजेपी का है तो उसके खिलाफ भी हो सकती है। इसी तरह कांग्रेस का विधायक है या तो सरकार के प्रति उसकी सोच अलग है, गहलोत जी के प्रति अलग है और स्थानीय विधायक के विरुद्ध अलग है। लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो मतदान राजस्थान में हुआ है लगभग 75%, वो अच्छा खासा है। मान लीजिए बढ़ के 80-90 हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई फाउल गेम होता है। जब पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी उस समय कई मतदान केंद्रों पे 90%, 95% भी होता था। तो पहली बात तो हम सब ये मान लें कि 75% के आसपास यदि मतदान हुआ है तो स्वस्थ और अच्छा मतदान हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मतदान ज्यादा दो कारणों से हो सकता है, या तो लोग सरकार को बचाने आए या लोग सरकार को गिराने आए। तो जो पिछला इतिहास है वो ये बताता है कि आमतौर पे ज्यादा मतदान जो होता है वो सरकार को गिराने के लिए होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि ओवरऑल नुकसान मुझे कांग्रेस का होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही ये आधा 1% भी होता है तो बहुत ज्यादा होता है। 1%, 1.5% का स्विंग राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ नेक टू नेक मुकाबला हो तो बहुत मायने रखता है। अब मीना जी, आपने सवाल किया अजमेर के बारे में। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अजमेर का चुनाव खास तौर से उत्तर अजमेर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बड़ा दिलचस्प था। यहाँ वासुदेव देवनानी जो पिछले 20 साल से विधायक हैं और कई बार मंत्री रहे हैं, उनका मुकाबला अपने बागी के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी से था। तो कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबला था और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। और यदि आप अजमेर में 100 आदमियों से बात करें तो 100 में से 2 आदमी ये जरूर बोलेंगे आपको कि देवनानी जी इस बार तीसरे नंबर पे रहेंगे। हालांकि देवनानी जी तीसरे नंबर पे रहने वाले नहीं है, लेकिन किसी चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को 2 आदमी 2% लोग भी तीसरे नंबर पे बताते हैं तो उसकी हार होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी यहाँ उत्तर में बजाय सरकार के यहाँ मौजूदा विधायक जो कि बीजेपी के थे उनके खिलाफ देखने को मिली। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ अजमेर दक्षिण, जो कि एक सुरक्षित विधानसभा सीट है। वहाँ अनीता बघेल भी 20 साल से विधायक हैं, लेकिन पिछले 20 साल से वो विनम्र बनी रही और सिर्फ उनका घर का दरवाजा ही लोगों के लिए नहीं खुला रहा, वरन वो हर विवाह में या शोक के अवसरों पर सम्मिलित होती रही। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मीना जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा
कि जब कभी भी जो हमारी विधायक रही हैं अनीता बघेल जी, उनको उनके विधानसभा क्षेत्र के अलावा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भी कोई आमंत्रित करता था तो वो सहर्ष उस विवाह के अंदर जाया करती थी। तो वो उनकी जो प्रेजेंस थी वो अखबारों में ही नहीं बनी रही देवनानी जी की तरह, उनकी प्रेजेंस एक्चुअल बनी रही लोगों के बीच, तीये की बैठक में, शादी के अंदर, सगाई के अंदर और किसी समारोह के अंदर, तो उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन एक बात जो आई है कि देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि जो ज्यादा मतदान हुआ है उसके पीछे जातिगत ध्रुवीकरण या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण भी रहा है। अब देखिए जब दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों का चयन किया तो नेचुरल है उन्होंने इस फैक्टर को सामने रखा कि किस उम्मीदवार को खड़ा रखने से उनके यहाँ जाति या धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण होगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस को नुकसान ये है कि कांग्रेस का जो पक्ष ज्यादातर अल्पसंख्यक लेते हैं तो उनकी संख्या राजस्थान में कम है। मेरा अनुमान है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक 10% के आसपास है, तो 90% जो वर्ग है यदि उसका ध्रुवीकरण होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इस ध्रुवीकरण का जो धर्म के आधार पे है उसका लाभ मुझे स्पष्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। और अंत में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो आपके विषय से संबंधित हालांकि नहीं है कि चुनाव से पहले हम सारे लोगों को ये लग रहा था कि हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इस चुनाव में जो मतदान है उसको जब हम देख रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा था। और इसका एक मुख्य कारण राजस्थान में जगह जगह हुए सांप्रदायिक दंगे रहे और उन दंगों को सरकार ने किस तरीके से डील किया और जो बहुसंख्यक हिंदू उसको किस रूप में लेते हैं ये आपको 3 दिसंबर के परिणाम में स्पष्ट नजर आए। जी, मेवाड़ चलते, उग्रसेन राव जी जुड़े हुए वहां से। उग्रसेन राव जी, मेवाड़ में जो वोटिंग प्रतिशत है उसका फायदा किसको नजर आ रहा है आपको? मीना जी, मेवाड़ में जो 8 सीटें हैं हमारे यहाँ उदयपुर जिले में, उसमें गोगुंदा में मामूली सा बढ़त हुई है 0.54 की, जाडौल में माइनस में गया है -0.64 और 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण और सलूम्बर, इनमें थोड़ा ज्यादा हुआ है। 1.88 तो हुआ है खेरवाड़ा में बढ़ोतरी हुई है, उदयपुर ग्रामीण में 1.39 की बढ़ोतरी हुई है और सलूम्बर में बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है 2.32 की। तो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें रघुवीर मीणा खड़े हुए हैं और सलूम्बर को जिला बना दिया गया है, तो जिला बनाने का श्रेय रघुवीर मीणा को जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी बढ़ोतरी मैं देख रहा हूं वो प्रत्याशियों की तरफ से लगाया गया जोर ही बढ़ोतरी का कारण है, कोई बदलाव का या इस प्रकार का कारण यहाँ पे नहीं है। और जिस प्रत्याशी ने जितना ज्यादा जोर लगाया तो जो मजबूती से लड़ा वो निकल जाएगा। लेकिन 3 सीटें ऐसी है, मावली, वल्लभनगर और सलूम्बर। सलूम्बर में रघुवीर मीणा आगे निकल सकते हैं। वल्लभनगर में त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें भाजपा का ही वो गुट है जो जनता सेना का, उनकी प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी महारानी वहां से खड़ी हुई है, तो वो है। और त्रिकोणीय मुकाबले के कारण प्रीति शक्तावत जो है उनको फायदा मिल सकता है। और इसी प्रकार से मावली में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, वहां पर एक बागी बीजेपी का आरएलपी में जाकर और चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह से मावली में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को फायदा पहुंच सकता है। बाकी उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर, वहां नेक टू नेक ऐसी फाइट है कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा है
न दोनों ही दलों के प्रत्याशी कुछ बता पा रहे हैं, न उनके कार्यकर्ता कुछ बता पा रहे हैं, न पर्यवेक्षक जो स्वतंत्र है वो बता पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी जीत और हार का अंतर बहुत मामूली रहेगा। ये स्पष्ट है। उदयपुर और उदयपुर ग्रामीण ये दोनों ही जगह नेक टू नेक फाइट है। और उधर नाथद्वारा ले लें, जहां राजघराने के विश्वराज सिंह जी खड़े हुए हैं और सामने सीपी जोशी है, तो सीपी जोशी एक वोट से हारे हुए हैं और वो दूध के जले हुए हैं। तो उन्होंने अपना दम पूरा लगाया है इस बार कि किसी भी तरह से ये केवल राजघराने का प्रतिनिधि होने की वजह से ये ना जीत जाए। और वो भावना लोगों में है ही कि हमारे राजघराने का नाम कलंकित नहीं होना चाहिए, ये भावना लोगों में है। दूसरी बात ये कि उदयपुर शहर का जो मामला है, यहाँ पे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया लगातार यहीं पे बने रहे और उन्होंने सारी रणनीति बनाई और घर पर बैठकर वो सारा चुनाव का संचालन एक तरह से करते रहे। तो निश्चित रूप से वो इतने लंबे समय से यहाँ पर यहाँ की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको जो कुछ करना था उन्होंने किया है। और गौरव वल्लभ उन्हें कड़ी टक्कर ताराचंद जैन को, जो गुलाब चंद कटारिया जी के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये मेवाड़ की स्थिति है। और वैसे खेरवाड़ा में जो दयाराम परमार है, वो दयाराम परमार को थोड़ी एज है। वो पहले मंत्री भी रहे हैं, पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है वहां पर। वो राष्ट्रीय जनजाति वाली पार्टी का एक प्रत्याशी भी है, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पे। तो दयाराम परमार वहां पे कुछ फायदे में रह सकते हैं। ये मेवाड़ की स्थिति है। एक मीना जी, मेरा छोटा सा सवाल है। मीना जी हाँ, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जब आप बता रहे थे मेवाड़ की स्थिति, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो राजघराने से हैं उनका नाम लिया, तो उनके नाम के अंत में जी लगाया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का जब आपने नाम लिया तो सीपी जोशी बोला, जी नहीं लगाया। तो जो आदर आपका राजघराने के प्रत्याशी के प्रति आपके मन में है वो उजागर हुआ। क्या ये आदर, मेरा सवाल ये है, क्या ये आदर आम मतदाता के मन में भी था? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये चुनाव परिणाम के अंदर कन्वर्ट भी होगा या नहीं होगा? मैं ये प्रश्न इसलिए भी कर रहा हूँ कि नाथद्वारा सीट राजस्थान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सीट है। ऐसा है कि आम बोलचाल में विश्वेंद्र सिंह जी प्रचलित है और आम बोलचाल में डॉक्टर सीपी जोशी प्रचलित है। तो इस दृष्टि से मेरा जो नाम लेना था वो इस दृष्टि से था। लेकिन राजघराने के उत्तराधिकारी के प्रति लोगों में आदर भाव है, मैंने कहा, और वो आदर भाव वोटों में भी आता है। लेकिन इतने लंबे समय से डॉक्टर सीपी जोशी वहां पर, और उन्होंने नाथद्वारा के लिए बहुत काम किया है, वो काम दिखाई पड़ता है वहां पे। और लोग मुखर नहीं हुए राजघराने के प्रतिनिधि के सामने होने की वजह से। हालांकि राजपूत बेल्ट वहां पर जो है वो पूरी तरह से उनके साथ में लगा है। जी, तो डॉक्टर उग्रसेन राव ने मेवाड़ की जो स्थिति की उसमें चित्तौड़ रह गया। डॉक्टर साहब, चित्तौड़ की क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा चित्तौड़ की हुई थी। डॉक्टर सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर में जिस तरह की कलह हुई थी, उसके बाद वहां की क्या अभी आपको स्थिति नजर आ रही है? मेरे को जो जानकारियां चित्तौड़ से मिली है उसमें ये आपको सुन के और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो जो बागी प्रत्याशी हैं जिनको आकिया जी
जो जिनको प्रेशर कुकर का चिन्ह मिला है, तो वहां पर मैंने जिससे भी पूछा उसने प्रेशर कुकर का ही नाम लिया। तो आकिया नरपत सिंह राजवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने चुनाव से पहले ही सारी अपनी गणित टिकट नहीं मिलने के पहले ही उन्होंने जगह जगह अपने नुमाइंदे तैनात कर दिए थे और पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उनको टिकट मिलने के प्रति पूरे आश्वस्त थे वो। लेकिन ऐन मौके पर उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी वो जो तैयारी थी उसी पर आगे चलते रहे और कोई आश्चर्य नहीं कि वो निकल जाए, वो सीट निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आश्चर्य नहीं। और इसी तरह के संकेत और उन्होंने ये भी कहा है, राजवी को निराश होकर आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे समझ में आता है वहां पर। लेकिन सवाल जो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सबके माध्यम से और अलग अलग इलाकों की जो तस्वीर है, संगीता परिक्रमा जी, अगर हम सरदारपुरा से आगे और पूरे मारवाड़ की सीट देखें, जोधपुर जिले की सीट देखें, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का जो असर है वो आप किस रूप में देख रही हैं जोधपुर में, पूरे मारवाड़ की तस्वीर? हाँ, मैं आपको जोधपुर जिले की पहले बता देती हूँ। जोधपुर जिले में सरदारपुरा में ही वोटिंग कम नहीं हुई है, फलोदी में तो 7% कम हुई है वोटिंग, उधर कम हुई है, आपके बिलाड़ा में कम हुई है, भोपालगढ़ में कम हुई है, आपके लोहावट में कम हुई है। कुल 7 सीटों पर, 10 सीटें हैं जोधपुर जिले में, जिसमें 7 सीटों पे सरदारपुरा सहित 7 सीटों पर वोटिंग कम हुई है। सिर्फ जोधपुर शहर, ओसिया और सूरसागर में बढ़ी है, कुछ परसेंट बढ़ी है। और बात करें अपन जो मारवाड़ की अपन पूरी बात करें तो मारवाड़ में सबसे चर्चा पोखरण की है, जहां वो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है और दोनों में संत और वो भी एक धर्मगुरु ही है एक तरह से। फतेह ये साले मोहम्मद भी उनके वो भी एक इनके धर्मगुरु है मुस्लिम समुदाय के। तो इन दोनों में मुकाबला कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं। जो मारवाड़ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, सुमित श्रीमल जी, उसका क्या आप कारण मानते हैं और क्या असर बीजेपी के जो वहां से सीट जीतने की संभावनाएं उन पर देखते हैं? सुमित श्रीमल, मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आप देखिए कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो लगभग 75.45 हमारा वोटिंग परसेंटेज हुआ है, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी 0.9% से मात्र से पीछे रही थी। तो आप देखिए लगभग मैं कहना चाहूंगा, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे थे, तो इस बार जो 1-1.5% का जो ये बढ़ावा निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने दिया है, और वो भी उसके बावजूद जहां पर हजारों की तादाद में कई लोगों के नाम कट गए, बिल्कुल उसके बावजूद परसेंटेज का बिल्कुल निश्चित रूप से दिख रहा है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि मारवाड़ में जो वोटिंग परसेंटेज जो आप कम बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कांग्रेस जो पिछले 5 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने जो जिस प्रकार से करी है, चाहे से वो जनता के साथ ही करूं तो सुमित श्रीमल जी, कांग्रेस पार्टी का कुशासन आपके लिहाज से, आपकी शब्दावली से रहा, इसीलिए तो चुनाव हुए, 5 साल बाद चुनाव होते हैं और आपके पास मौका है। सवाल तो ये है कि बाकी जगह पर अगर इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो आप मानते हैं आपके लिए प्लस में है, तो जहां नहीं बढ़ा है वो किसके पक्ष में है? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है कि वहां भी जो सीटें मिलेगी वही है। मीना जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसमें फोन कर दिया। संगीता जी बोलिए। ठीक है सुमित जी, आपकी पक्ष में है, मान लिया हमने जी।
जी संगीता जी। नहीं मीना जी, जैसा ये जैसे बता रहे हैं कि ऐसा माहौल था कि सरकार विरोधी माहौल था कि चुनाव में सबसे बड़ी सबके लिए यही वाला था कि कोई भी कहीं भी ये सत्ता विरोधी माहौल नहीं दिख रहा था और मतदाता बिल्कुल चुप था। मतलब जैसे कि मैं अभी शिव सीट की बात कर रही थी, तो शिव सीट पर वहां पर बीजेपी के दो बागी हैं। एक तो रविंदर भाटी जिन्होंने ज्वाइन किया ही था बीजेपी, छात्र नेता है जो जेएनयू के, तो एक तो वो खड़े हैं, दूसरा जालम सिंह रावलो जो जिलाध्यक्ष थे भाजपा, वो दोनों जने वहां दोनों खड़े हैं। उधर कांग्रेस से भी अमीन खान तो प्रत्याशी है और एक फतेह खान जो कि जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस है। तो वहां पर बहुत ही मुकाबला बहुत ही रोचक है क्योंकि वो चार लोग हैं, दोनों चारों ही बड़े प्रभावी है। तो वहां पर परसेंटेज वैसे ज्यादा बड़ी नहीं है वहां पर। और सबसे जो आप जो पूरे प्रदेश में बड़ी है, मगर अपन जो बात करें जो भाजपा की गढ़ माने जाता है पाली में खुद में परसेंटेज कम हो गई। पाली में सुमेरपुर सीट पे कम है, आपके मारवाड़ जंक्शन में कम हो गई है, और जालोर की बात करें तो आहोर में भी परसेंटेज घटा है। और दूसरी जो वहां पर मारवाड़ में दूसरे है जो संकट में है, सांसद देवजी पटेल को उतारा वहां पर सांसद सीट से, मगर उनके बागी जो पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं जीवाराम जी, वो वहां पर खड़े हैं। वो उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई है, लगता है कि वो वहां मुकाबला बड़ा कोई चौंकाने वाली वहां पर रिजल्ट आ सकता है। तो ऑल ओवर ये मारवाड़ में जो घटा है, और जैसे बाड़मेर सीट की बात करें अपन, तो बाड़मेर सीट पर प्रियंका चौधरी ने काफी मुश्किल में डाला है भाजपा को, वहां मुश्किलें बढ़ी है। और बायतू में हरीश चौधरी की मुश्किलें रालोपा उम्मीदवार ने बढ़ाई है, मगर वहां क्या स्थिति बनती है वो देखने लायक होगी। और चौटन में भी इनके बीजेपी के बागी खड़े हैं तरुण राय कागा, और सिवाना में जरूर मानविंदर सिंह जी ने अपना स्थिति वहां पर काफी पहले से स्थिति लास्ट टाइम में सुधारी है, मगर कांग्रेस के सुनील परियार उनकी क्या उनको कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखने लायक होगा। और राजपूत समाज के जो वोट थे वो आपस में बट गए थे, तो उसका क्या असर दिखता है। तो ये कुल मिला के यहाँ पर स्थिति बिल्कुल कहीं पर भी ज्यादा वोट, कहीं सिर्फ एक पोखरण में मारवाड़ में ज्यादा वोटिंग हुई है या ओसिया में हुई है, बहुत ज्यादा जो अपन कहें चौंकाने वाली बात है। बाकी ओसिया सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि एक युवा जो है शेरनी खुद को कहती है महिला, और बड़ी मुखर है और खुलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री की खिलाफत करती हैं, टिकट भी मिलता है, और उसके बाद ये भी कहती हैं कि कोई आसपास आएगा नहीं। तो स्थिति क्या है उनकी? नहीं, वहां पर ये देखिए मर्देला परिवार की परंपरागत सीट रही है ओसिया, उनके फादर भी जीते वहां से पहले और ये खुद भी जीती, मगर इस बार ये जो सामने भेराराम सियोल खड़े हैं वो भी जाट समुदाय से हैं। और अब की बार सबसे प्लस बात ये होगी कि राजपूत समाज ने बिल्कुल भेराराम सियोल को तो समर्थन दिया है, तो वहां पर मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला है। दिव्या मदेना एकदम से उनके लिए जीत एकदम से आसान अभी नजर नहीं आ रही है। वैसे युवा जो नए मतदाता जुड़े हैं उनका कोई समर्थन मिल जाए वो अलग बात है, पर अभी क्लियर एकदम से अपन नहीं कह सकते कि वो चुनाव जीत रहे। जी तो मारवाड़ में एक मेरा सवाल है मीना जी, मेरा एक सवाल है मीना जी। हाँ जी बोलिए। ये ओसिया एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट मुझे नजर आती है। उसका कारण ये है कि आप पूरे राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रचार के वीडियो देखेंगे तो जो मजा आपको ओसिया के दिव्या मदेरणा के वीडियो देखने में आएगा वो शायद और कहीं नहीं आएगा। दूसरा, उनकी रैलियों में मैंने देखा कि उनकी रैलियों में भारी भीड़ थी और लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो जब भी भाषण देती हैं तो वो किसी भी भाषण में उन्होंने
किसी भी भाषण में दिव्या मदेरणा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां या गहलोत सरकार की जो गारंटी है या जो भी कुछ उन्होंने रेवड़ियां बांटी उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने आप पे केंद्रित चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्होंने कहा जी मैंने स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोका, नंबर 1, नंबर 2 मैंने विकास करवाया। इन दो के अलावा उन्होंने तीसरे पॉइंट को टच नहीं किया। हाँ, बार बार वो अपने दादा का नाम जरूर लेती रही कि मैं परसराम मदेरणा जी की पौत्री हूँ, वो उन्होंने जरूर कहा। तो मेरा यही सवाल है कि उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताना उचित क्यों नहीं समझा। ऐसा मुझे और भी कई जगह देखने को मिला जहाँ उम्मीदवार जो कांग्रेस के थे उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की बात नहीं की। तो ऐसा क्यों है? मीना जी, मैं इसका जवाब दे देती हूँ कि जैसे कि ये सत्य है कि वो हमेशा अब उनके दादा नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री, तो इस वजह से वो हमेशा गहलोत साहब के खिलाफ रहती है। मगर अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तो सामंतवाद जो परिवार जो उनका परिवार है, उनके जो उनमें भावना है, वो जो आम मतदाता है उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती, बदजुबानी उनकी बहुत है। और इस चुनाव में भी मैंने शादी नहीं की क्योंकि मेरे फादर जेल में थे, वो जेल में गई। तो ये चीजें लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि मतदाताओं को वो अपील करेगी, उनके तरफ जुड़ा होगा। जैसा कि आपने सवाल किया कि वो क्यों नहीं कर रही थी, तो सबको पता है कि गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने कई बार बयानबाजी की है, तो वो अपने चुनाव प्रचार में गहलोत साहब की योजनाओं का क्यों नाम लेने वाली थी। जी बिल्कुल ठीक देखिए, है। लगातार बिंदु में ऐड करना चाहूंगा मीना जी। जी जी, वेद माथुर जी, एक बिंदु में ऐड करना चाहूंगा मीना जी कि देखिए नागौर और इस तरह के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां आप नाथूराम मिर्धा जी के समय से उसको वॉच करें तो आप पाएंगे कि कोई भी जाट नेता यदि एग्रेसिव नहीं है तो वो उसमें चुनाव की राजनीति के अंदर ऊपर नहीं आ पाएगा। यदि वो सोबर है, जैसे रामनिवास मिर्धा जी बहुत सोबर और शालीन थे तो वो कई चुनाव हार गए, लेकिन नाथूराम मिर्धा जी जहां एंटी इंदिरा गांधी वेव थी आपात स्थिति के बाद की, उसमें भी वो कंफर्टेबली जीते। तो मुझे लगता है कि जो उनका बोलने का अंदाज है और जो उनके भाषणों का कंटेंट है दिव्या मदेरणा जी का, वो वहां के सही नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय को सूट करता है, ऐसे मुझे लगता है। हो सकता है मैं सही ना हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात मैं ऐड करूंगा मीना जी। बिल्कुल समझ में आती है। माथुर जाट साहब का समाज को ऐसा लगता है कि आक्रामक होने से ही जो है वो लोगों को अपने साथ लिया जा सकता है, माइल्ड होने से जो है वो लोग साथ नहीं आएंगे या लोग जाट नहीं मानेंगे उनको। जाट मतलब जो आक्रामक है। तो ये एक सोच, एक परसेप्शन। हालांकि हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी बैठे हैं, वो तो बड़े सोबर हैं, बड़ी अच्छी तार्किक बातें करते हैं। तो सभी, मैंने जैसा पहले भी कहा, जनरलाइज ना तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ किसी पार्टी के पक्ष में हो सकता, ना विपक्ष में हो सकता। जनरलाइज कुछ भी नहीं हो सकता, ना किसी जाति के लोग को, ना किसी धर्म विशेष के लोगों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक टेंडेंसी जो आपने पॉलिटिक्स की बताई, उसमें समझ में आता है कि जो एक पूरी की पूरी लेगेसी रही है राजस्थान की राजनीति में जाट समाज की, उसमें जो लोग मुखर होकर आए उनमें आक्रामक अंदाज थे। लेकिन ये बात सिर्फ जाट समाज की ही नहीं है। राजनीति में जो आक्रामक होगा वो टिके रहेगा। राजनीति में माइंड लोगों को उतनी जगह तुलनात्मक रूप से नहीं मिल पाती, क्योंकि दरअसल सरलता और सहजता, ये जो दोनों है, इसको लोग ग्रांटेड लेते हैं। इससे लोगों को लगता है ये तो हमारे यहाँ कई तरह की शब्दावली है, मैं उनमें नहीं उलझना चाहती, लेकिन अगर कोई सरल है, सीधा है, तो उसे राजनीति के लिए काबिल भी नहीं समझा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है, कटु सत्य है। बहरहाल, भीमराज जाखड़ जी, सुमित श्रीमल को लगता है कि मारवाड़ में जो वोटिंग परसेंटेज कम है वो भी उनके पक्ष में जाएगा, और जो शेखावाटी में बढ़ा हुआ है वो भी उनके पक्ष में जाएगा। अब आप ये बताओ कि मारवाड़ में आपके मुख्यमंत्री से लेकर, प्रदेश के भी हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लेकर समूचे मारवाड़ में जो वोटिंग परसेंट है, 1-2 सीट को छोड़ दें हम, तो जो कम है उसका नुकसान किसको होगा? देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं,
मैडम आपको मारवाड़ की भी बताता हूँ। राजस्थान में जो महिलाओं का और सर्विस क्लास का जो वोटर है वो कांग्रेस को बहुत दायित्व में मिला है, क्योंकि महिलाएं महंगाई के मार से बहुत दुखी थी। और जो महिलाओं का जो वोटर परसेंटेज मिला है उसके अंदर जो महिलाओं ने वोटिंग की है वो बढ़िया पुरुषों से थोड़ी ज्यादा की है। और जो सर्विस क्लास वोटर है, जैसे उसकी फैमिली के वोटर हैं, वो मैडम कांग्रेस को मिले, क्यों ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था और उनकी लाइफ का सवाल था। जो बुढ़ापे की लाठी थी जो भाजपा ने छीन ली थी, वो लाठी कांग्रेस ने उनको वापस पकड़ाई कि आपकी जिंदगी आप बुढ़ापे तक आप आराम से चैन की जिंदगी से हो। रही बात मारवाड़, मारवाड़ मैडम कांग्रेस का गढ़ रहा है। मारवाड़ से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं और आज भी मारवाड़ से हम कांग्रेस बड़ी उम्मीद रखती है। और मारवाड़ से मैं आपको आज ये कह रहा हूँ 3 तारीख को आप देख लीजिएगा, मारवाड़ से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और राजस्थान की राजनीति के अंदर जो कांग्रेस 2023 के अंदर सरकार बनेगी, मारवाड़ का अहम रोल होगा। दीपक मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है मारवाड़ के संदर्भ में कि इतना जो वोटिंग परसेंटेज का जो फर्क है उसका वहां पर नुकसान किसको, फायदा किसको? देखिए मीना जी, मैं नुकसान और फायदे की बात मैं तो नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये सब कुछ तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आना है वो 3 तारीख को ही आना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो गहलोत जी हों, चाहे पायलट जी हों, चाहे वसुंधरा जी हों, कहीं ना कहीं इन सब जगहों पर आप वोट प्रतिशत को गिरता हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब वहां के जो वोटर्स हैं उनमें एक उदासीनता है अपने नेता को लेकर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा साथ ही साथ, आप देखिएगा कि राजस्थान के अंदर में जो इस बार के हमने चुनावों को प्रचार प्रारंभ किया, अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान को 7 गारंटियां दी। उसके बाद में उसी की कॉपी करते हुए जो पिछले करीब 2-3 वर्षों से लगातार अशोक गहलोत जी कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कॉपी करने की, वो कॉपी करने की उन्होंने गारंटियों में कोशिश की, लेकिन वो कोशिश यहाँ पे कहीं भी सफल होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के वादों को 10% भी पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पर किसी भी प्रकार के जनहित के मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। उनके पास में ना तो उनके किए गए एमपी के कार्य यहाँ पर थे, ना यूपी के कार्यों का बखान उन्होंने यहाँ पर किया। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ था, तो वो था लोगों को बांटने की राजनीति जो वो करना जानते हैं। ऐसी पूरी स्थिति के अंदर में राजस्थान को हमने एक नया विकल्प दिया है, हमने उनको एक नया रास्ता दिया है कि अब आप शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताओं पर भी वोट डाल सकते हैं। उसके लिए अब ऑप्शन है आपके पास में। तो जातियों से उठकर जनता को पहली बार एक मौका हमने दिया और कहीं ना कहीं जनता ने हमको भी उसका प्यार दिया है। वोटों में वो कितना तब्दील होगा ये आने वाले समय में देखते हैं। जी, तो वोटिंग में कितना तब्दील होगा, मतलब रिजल्ट में कितना तब्दील होगा। एक बात जो मुझे आप सब लोगों की चर्चा के दौरान और अलग अलग इलाकों के हाल के बाद समझ में आ रही है, वो ये है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने भी जो ताकत लगाई है उसका भी असर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में ज्यादा है, क्योंकि एक एक कैंडिडेट ने अपने पक्ष में जो मेहनत की है, तो डेमोक्रेसी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट पर्सनल से ज्यादा कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट से बढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इस तरह भी बढ़ता है, इस तरह भी बढ़ता है, तब भी वो अच्छा है, लेकिन वो स्थायी होना मुश्किल लगता है जब इस तरह होता है। और एक बात और है राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी चर्चा भी हो रही थी, वेद माथुर जी जिक्र कर रहे थे और मारवाड़ के संदर्भ में जब बात आ रही थी, शेखावाटी में जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीकर और आपका झुंझुनू और उससे जुड़ा हुआ आगे फिर चूरू जिले के, तो तारानगर जो सीट है वो बड़ी हॉट सीट है, लक्ष्मणगढ़ बड़ी हॉट सीट है। तो ये इन सीट पर क्या आपको तस्वीर दिख रही है इस वक्त? क्योंकि अब वोटिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने तो वोटिंग का, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए कि इस यहाँ पर इतना, तो टोटल वोट जो है उसमें यहाँ राजेंद्र राठौड़ जीत रहे हैं इतने वोटों से। इस तरह की कैलकुलेशन राजेंद्र राठौड़ जी के समर्थकों ने भेजी, गोविंद डोटासरा जी के समर्थक भी बड़े डांस करके, और जिस तरह की बातें आ रही है बीना जी, एक तरफ तो शिक्षा के लिए जाना जाता है, सीकर शिक्षा नगरी है, लेकिन विडंबना ये है कि जाति भावना का उन्माद सत्ता प्राप्ति का सर्वाधिक सुलभ साधन है। और दलों ने भी जिस जाति के मतदाता अधिक है उन्हीं को खड़ा किया। और एक खास बात यह है कि आप तारानगर की देखिएगा, तारानगर में
राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो राजपूत कैंडिडेट है, सामने नरेंद्र बुढ़ानिया है वो जाट कैंडिडेट है। राजेंद्र सिंह राठौड़ एक वीडियो में किसी जाट मतदाता से कह रहे हैं कि देखिए आपके मेरे संबंध बहुत मधुर हैं, लेकिन मैं अपनी जाति को तो नहीं बदल सकता। वहां पर एक बीजेपी और कांग्रेस दूर रह गई, केवल व्यक्तिगत वोट रहे और जातियों के धड़े बट गए। शेखावाटी में जहां जाट वोट देंगे वहां राजपूत वोट नहीं देंगे, जहां राजपूत वोट देंगे वहां जाट वोट नहीं देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिएगा, जहां एक ही जाति के दो व्यक्ति है, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष मौर्य दोनों जाट हैं, तो फिर जाट ये तय करेंगे कि इसमें बड़ा चेहरा कौन है जो हमारे जाटों का पूरा प्रतिनिधित्व कर सके। हम एक सीएम चाहते हैं। राजस्थान में बहुत कई सालों से आप देख रहे हैं कि जाट अपना सीएम चाहते हैं, कि अशोक गहलोत ने सीएम नहीं बनने दिया। शेखावाटी से एक बात बराबर उठती है कि जो हमको सीएम बनाएगा, हमको वोट, जातियों के धड़े बटे हैं। 2 सीटों पर देखा जाए तो ये गणित रही है। सुभाष मौर्य के साथ राजपूत मतदाता इसलिए आए कि कोर वोटर्स हैं, ब्राह्मण मतदाता आए हैं क्योंकि वो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। तो श्रेष्ठ जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनको 65% लगभग जाट मतदाताओं ने उनको वोट कास्टिंग किया। जाट वैसे भी मूलतः कांग्रेस को अधिक वोट कास्टिंग करते हैं, लेकिन जब उनका प्रत्याशी होता है तो वो बदल जाते हैं। जैसे श्रीमाधोपुर की बात करें, वहां जाबर सिंह कर रहा है, दीपेंद्र सिंह शेखावत, आपने स्पीकर का नाम सुना होगा, क्योंकि वहां पर जब जाट कैंडिडेट बीजेपी का है तो जाट मतदाता बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो यहां पर एक तरह से जातियां अपने आप को पूरी गणित से काम करती है जातियां भी। पूरे प्रदेश में उनकी जाति के कितने जो लोग हैं वो जीत कर आ सकते हैं और सत्ता में उनकी भागीदारी कितनी हो सकती है। राजेंद्र मधुकर जी ये कहना चाह रहे थे, तो ये बात समझ में भी आती है। लेकिन इस वक्त जो प्रदेश की सरकार बनने वाली है उसमें एक और मुख्य बात, एक और बात जो निकल कर आएगी वो ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र मधुकर जी ने जिक्र किया है। तो राजेंद्र जी, गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री का चेहरा भी शेखावाटी के जाट समझ रहे हैं, बना रहे हैं? बिल्कुल। मेरे बहुत से मित्रों से बातचीत होती है कि अगर सुभाष महरिया जीतते हैं तो उनको क्या मिलेगा हमको पता नहीं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अगर जीतते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये एक उम्मीद, एक आशा की किरण उनको दिखाई देती है। इसलिए भी सर्वाधिक जो है जाट मतदाताओं ने वोट कास्टिंग किया। इसका एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता रहा है। और राजेंद्र राठौड़ के सामने भी जाट है जी। वहां की क्या गणित आपको दिख रही है राजेंद्र मधुकर जी वहां बैठकर? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताने वाला था कि यहां पर यद्यपि शेखावाटी पिछले इलेक्शन की बात करें तो 17 और 4 की बात थी। 17 सीट कांग्रेस के खाते में थी, 4 सीटें जो है वो 3 बीजेपी के खाते में थी, जिसमें एक स्वयं राजेंद्र सिंह राठौड़, अमरीश महर्षि और सुभाष पूनिया, जहां संतोष अहलावत चुनाव लड़ रही है सूरजगढ़ से। एक गुढ़ा, जो लाल डायरी आपने नाम सुना होगा, जो है गुढ़ा, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर वाटी से। इसके अलावा कांग्रेस की सीट रही है। तो यहां हालांकि अभी भी कांग्रेस लीडिंग में है, लेकिन चूंकि बीजेपी जो है वो यहां 60-40 का रेशियो रहेगा, तो भी बीजेपी अपने आप को प्लस मानती है कि शेखावाटी में अगर सीटें बढ़ती है बीजेपी की तो उनसे जीत करके आएंगी। तो ये ऐसा माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं राजेंद्र मधुकर जी, सीट वार जब आप देखते हैं तो बीजेपी की स्थिति संभलती हुई दिख रही है क्या आपको? बीजेपी की 7 सीटें आ रही हैं, 11 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में भी जा रही है। जैसे अगर बात करें, हम एक शहर है शाहदुलपुर, जहां से लक्ष्मी निवास मित्तल आते हैं, स्टील किंग आते हैं, वहां से पद्मश्री कृष्णा पूनिया और सामने जो सुमित्रा चौधरी है, जो आपको पता होगा नंदलाल पूनिया की वो पुत्र वधू है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर क्या हुआ कि जो मनोज न्यांगली है, बीएसपी के प्रत्याशी है, वो जीते हुए वहां प्रतीत हो रहे हैं। एक गणित यहां पर ये भी बैठ रही है
दूसरा ये है कि तारानगर में जो है राजन सिंह राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया है। तारा राजपूत प्रत्याशी ये मानते हैं कि हमारे भावी सीएम बनेंगे राजेंद्र राठौड़, नहीं बनेंगे तो दिया कुमारी बनेगी, नहीं गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे। उनका ये टारगेट है कि अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाएंगे, अगर उनको सीएम बनाएंगे, निश्चित रूप से हमको लामबंद होना चाहिए। वहां राजपूत लामबंद हुए हैं और जो मूवीसी है वो भी उनके साथ है। तो यहां पर उनके खाते में यानी राजेंद्र सिंह राठौड़ सर्वे में जो लोग बताते हैं कि राठौड़ के जीतने की संभावनाएं वहां पर है तारानगर से। सरदार शहर की बात करें तो यहां पर हाँ रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि के सामने पूसाराम गोदारा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां अभिनेश महर्षि जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चूरू की बात करें तो यहां पर देखिए मीना जी, बहुत जबरदस्त बात है, जहां दो परस्पर जातियां हैं तो वो आपस में लामबंद हो जाएंगी। कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं लगातार राजेंद्र मधुकर जी। भीमराज जाखड़ जी, आप क्या तस्वीर देख रहे हैं बीकानेर में? जी वेद माथुर जी, आपके पास आती हूँ। बीकानेर संभाग में जो तस्वीर है वो आपको क्या नजर आ रही है? जी भीमराज जी, आप बोले। मैं वो जो जातिवादी टिप्पणी थी उस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा कि ये वैसे तो राजनीति में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रताप सिंह खचरियावास चुनाव लड़ते हैं, राजपूत है, वहां उनके 8000 वोट है। अभिमन्यु पूनिया को टिकट दिया गया कांग्रेस ने, वो बिश्नोई है मूलतः, तो वो उनके 8000 वोट है। तो इन बातों अपने काम पे महत्व दीजिए और तभी अपने राजनीति विश्व के अंदर अपने हिंदुस्तान की एक अमिट छाप छोड़ेगी। मैं ये हर पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करता हूँ। और इसके लिए किसी कवि ने एक शायर भी कहा, यदि आपको तो सुना दूं मैं। बिल्कुल सुनाइए। वो पथ का पथिक क्या और वो पथ का पथिक का कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सुर ना हो, नाविक की धैर्य की परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यदि मुश्किल में, यदि प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ेगा तो राजनीति का करने का मजा भी अलग आएगा। और जो छात्र, इसके लिए एक ट्राइन हो रहा है कि छात्र राजनीति से निकले हुए जो नेता हैं उनकी मैडम कार्यशैली और उनकी राजनीति करने का तौर तरीका भी अलग होता है। जो पूंजीपति घराने से जो लोग आते हैं उनका, और छात्र राजनीति से निकला हुआ या किसान आंदोलन से निकले हुए जो भी राजनेता, उनका राजनीति का आपको दिन रात का आपको देखने को मिलेगा। वैसे मेरे से सीनियर बैठे, इनको ज्यादा ध्यान होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने जो अपील की है, और हम तो हर दिन हमारे कार्यक्रमों में इस बात को रखते हैं कि धर्म और जाति की चर्चा न्यूज़ 24 जो है वो उससे दूर रहता है। हम कोशिश करते हैं कि समाज के मूल्यों को और मुद्दों को कैसे बनाए रखा जाए। तो आपकी जो बात है उस पर जरूर हमारे पैनलिस्ट जो हैं यहाँ पर, हमारे जो दर्शक हैं, वो इस बात पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन जब चुनाव होते हैं और जब वोट देने जाते हैं तो आज भी ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। एक विशेष ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी जी भीमराज जी बोलिए। मेरी एक ईश्वर से अपील है कि जो उत्तराखंड सुरंग में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी सब लोग प्रार्थना कीजिए, दर्शकों से भी अपील करूंगा वो भी प्रार्थना करें कि वो गरीब घरों के मजदूर हैं, प्लीज वो सकुशल बाहर आ जाएं। तो इससे बड़ी उपलब्धि आज के दिन कुछ नहीं होगी। जी निश्चित रूप से बहुत विडंबना है कि हम सब लोग चाहते हुए भी इन सब मुद्दों को, इन सब खबरों को उतनी जगह नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं जितनी हमें देनी चाहिए। हालांकि हमारी कोशिश रहती है, लेकिन जो भीमराज जी ने अपील की है, हमारे तमाम दर्शकों से भी हम ये जरूर आपकी बात साझा करते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी निकले, वहां से सुरक्षित निकले, अपने अपने घर और परिवार के पास पहुंचे, क्योंकि इन्हीं के दम पर देश चल रहा है। दरअसल यही लोग वो नींव के पत्थर हैं जो हर बड़े काम में जो है इनका कंट्रीब्यूशन होता है। फीता काटने वाले तो फीता काटते हैं, विजनरी होते हैं वो, लेकिन दरअसल काम करने वाले तो ये लोग होते हैं। और इनकी परवाह कितनी है समाज को, सरकारों को, उसी की एक तस्वीर ये है। बहरहाल इस वक्त कोशिशें चल रही हैं, कोशिशें कितनी सफल होती है ये देखते हैं। वेद माथुर जी, आज की इस चर्चा में मीना जी जाति पे हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा की है, तो मैं इसमें एक बात ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि यदि कोई प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से अच्छा काम करता है तो जाति गौण हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रत्याशी को। और यदि वो जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, अपनी राजनीति दुकान चला रहा है, तो वो आसान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि मैं जबलपुर रहा हूँ कुछ साल, तो वहां जो हमारे विधायक थे वो सिंधी थे, श्री रोहानी जी।
तो वो 3-4 बार विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश में, और जब उनका देहांत हो गया तो उनका पुत्र भी अभी विधायक है, अभी सिटिंग एमएलए है। तो उसका एकमात्र कारण उनका अच्छा व्यवहार और अच्छा हुआ। अभी ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास का जिक्र आया, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने दरवाजे सभी जाति सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल रखे हैं, लोगों से वो कनेक्टेड हैं, तो वहां जाति गौण हो जाती है। तो आप मतदाता को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो जातिवादी है। जातिवादी तो नेताओं और टिकटों का आवंटन भी इसी आधार पे होता है। जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम में से एक पैनलिस्ट ने कहा कि महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान किया है क्योंकि वो महंगाई से ज्यादा त्रस्त हैं। तो देखिए, हमारा जो समाज है इसके अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज जो विद्वान है, भले ही महिलाओं का और पुरुषों की मानसिकता या वो क्या उनका ट्रेंड होगा मतदान का उस पर टिप्पणी करें, लेकिन 99% परिवारों में तय हो जाता है जब वो वोटिंग के लिए जाते हैं कि किसको वोट करना है। तो आप ये उम्मीद करें कि पत्नी कांग्रेस को वोट दे देगी और पति किसी और पार्टी को, ये नहीं होगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में खास तौर से महिलाएं पुरुष जो वोट देती है एक परिवार की, वो एक ही तरफ जाते हैं। प्रसंगवश मैं एक आध मुद्दा और छेड़ना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के बारे में एक लाइटर वे में बात कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रेवड़ियां बांटी है, तब से पूरे भारत में ये चलन शुरू हो गया है कि चुनाव में रेवड़ियां बढ़ती है। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने फार्मूले का पेटेंट नहीं करा सकती? आपको पेटेंट करवाना चाहिए कि साहब हमारा ये फार्मूला और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर मेरा सुझाव है कि आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति के अंतर्गत जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था कि साहब मोदी जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री को और महत्वपूर्ण आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आबकारी नीति पे आप लोगों ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि आपके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप, कथित आरोप में, आपके अनुसार झूठे आरोप में बंद है, तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, पब्लिक की अदालत में ले जाते। हो सकता है पब्लिक आपको 200 में से 150 सीटें देती इस मुद्दे को उठाने पर। आप क्या कहेंगे? मैं 1 मिनट में बोलूं। हरियाणा में चुनाव थे, 1 सेकंड। आदमपुर एक विधानसभा सीट है हरियाणा के अंदर, वहां से चौधरी बंसीलाल चुनाव लड़ा करते, चुनाव तो वहां से लड़ते थे भिवानी साइड से। वहां उन्होंने एक सभा की। हरियाणा नशे, शराब के नशे से बड़ा प्रभावित था, और नशा नहीं, उस टाइम शराब से। तो उन्होंने घोषणा की कि यदि मैं सत्ता में आया तो मैं आते ही सबसे पहले शराबबंदी पे पाबंदी लगाऊंगा। तो मैडम वो सत्ता में आए, उन्होंने शराबबंदी कानून बनाया। हालांकि वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि राजस्थान और पंजाब में शराब उस टाइम चलती थी, अभी भी चल रही है राजस्थान में, पर वो उन्होंने ये किया। हमारे देश में दरअसल शराबबंदी कितना व्यवहारिक है ये भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से। जी भीमराज जी कुछ बोल रहे। अब मैडम, शराब जितना नुकसान नहीं कर रही है आज के ट्रेंड में, उससे ज्यादा खतरनाक नशे आ गए जिसकी अपनी कल्पना नहीं कर सकते। यदि ऐसे नशे आ गए जिनको किसी युवा ने 2 बार ले लिया तो मैडम उसकी लाइफ खत्म है। और मैं तो पंजाब के जो आम आदमी, वेद माथुर साहब ने नशे की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आम आदमी पार्टी अपने काम में सक्सेस है तो एक ये जनता के सामने रिकॉर्ड बताएं कि हमने पंजाब में सरकार आने के बाद नशे में इतनी रोकथाम लगाई है। और आज हर दिन ये खबर आती है, मैं खबर पढ़ता हूँ कि पंजाब में पाकिस्तान से हीरोइन आती है और पंजाब में अमल का नशा इस तरह है मैडम, आप सोच नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा। और तीसरा ये है कि पंजाब में जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, आम आदमी उस पर भी देख, क्योंकि मैडम इतना खतरनाक जमीन में जहर घोल दिया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो जमीन है, मैं एग्री किसान मानगढ़ से बिलोंग। दीपक मिश्रा जी बोलिए दीपक मिश्रा। हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो पता है इस बूते पर उन्होंने क्या अपने कार्रवाई की और क्या जनता के हित। दीपक मिश्रा जी को सुनते हैं भीमराज। 2-3 चीजें यहाँ पर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जैसे वेद माथुर जी ने 2 चीजें कही यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक तो कहा कि उन्होंने रेवड़ियां बांटी। सबसे पहले तो माथुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को मानते हैं कि दिल्ली के अंदर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक हैं। तो इसके बाद में, लेकिन माथुर जी जब आप ये कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी गई हैं, तो आप जनता को जब आप अपमानित करते हैं,
क्या जनता को कुछ देना, जनता को किसी भी प्रकार की सुविधाएं देना, क्या उसको रेवड़ी कहते हैं? क्या आप उनको भीख दे रहे हैं? यही जब आपकी विधानसभा के विधायक, जब यही आपके सांसद, यही आपके पार्षद, यही आपके मंत्री, यही आपके मुख्यमंत्री, जब ये लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती है माथुर जी, तब आपकी आवाज कहाँ जाती है? जनता को आज दिल्ली के अंदर में बिजली फ्री देने के बाद में बिजली विभाग फायदे में है, पानी फ्री देने के बाद में पानी विभाग फायदे में है। हर वर्ष दिल्ली का बजट बढ़ रहा है इन सारी रेवड़ियों को बांटने के बाद में। आप उसको रेवड़ी के नाम से जनता को क्यों अपमानित करते हैं? आप एक बात और समझिएगा माथुर जी, कि आज दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी ने परसों ही अपनी तीसरी तीर्थ यात्रा की ट्रेन निकाली है। बुजुर्गों को अगर फ्री में कोई उसका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का अगर करवाता है तो क्या वो रेवड़ी होती है? क्या महिलाओं को बस के अंदर में फ्री यात्रा करवाना क्या वो रेवड़ी होती है? तो माथुर जी, ये आप जैसे विश्लेषक जो इतने समझदार व्यक्ति हैं, जब आप इसको इस प्रकार से रखते हैं तो जनता के अंदर में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। आप समझिए कि मूलभूत बहुत बहुत आवश्यकताएं हैं, शुक्रिया, बिजली, बहुत बहुत पानी, लोगों शुक्रिया की आप सुरक्षा सबका के ये बहुत इस मूलभूत चर्चा में आवश्यकताएं शामिल होने के लिए। साथ में हर दिन शाम 6 बजे हमारी कोशिश होती है कि हमारे अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग संभागों के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ हम आपके जनता से जुड़े हुए मुद्दों को साझा करें और आपकी बात को भी सुने समझें। आप यानी कि हमारे दर्शक, राजस्थान की जनता अपने विचारों को अगर हमारे साथ साझा करना चाहती है तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।